नमस्कार, कहानी बॉक्स में आपका स्वागत है। 40 के पार मोहन ने आखिरकार अपने ऑफिस की सहकर्मी सुधा से शादी कर ली। सुधा एक अनाथ लड़की थी जिसने अपने चाचा चाची के घर पर पनाह पाई थी। वहीं दूसरी ओर मोहन का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। पिता का देहांत मोहन के बचपन में ही हो गया था और परिवार में अब सिर्फ मोहन और उसकी बीमार माँ सुषमा जी ही थे। शादी के बाद सुधा ने घर के कामों को बड़ी ही सहजता और कुशलता से संभाल लिया। वह अपने सासू माँ का बहुत ख्याल रखती, उनके दवाइयों से लेकर भोजन तक सब कुछ समय पर करती। सुषमा जी भी अपनी नई बहू से बेहद खुश थी। दोनों का रिश्ता भी समय के साथ मधुर होता चला गया। लेकिन शादी के 1 साल बाद सुषमा जी ने एक बात नोटिस की। सुधा अब उनके पास बैठकर खाना नहीं खाती थी। पहले दोनों सास बहू एक साथ खाना खाती थी, बातें करती थी और रसोई के काम में भी एक दूसरे की मदद करती थी। लेकिन अब सुषमा जी की तबीयत खराब होने लगी थी, जिस कारण वह रसोई के कामों में हाथ नहीं बटा पाती थी। सुधा अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन एक बात सुषमा जी के मन में कचोट रही थी, उनकी बहू अब उनसे दूर क्यों बैठकर खाती हैं। एक शाम सुधा ने सुषमा जी को चाय और बिस्कुट लाकर दी। खुद भी चाय का कप लेकर वह कुछ दूरी पर बैठ गई और एक लाल रंग के डिब्बे से कुछ खाने लगी। सुषमा जी ने दूर से ही देखा और सोचा, पता नहीं ये बहू मुझे बिस्कुट देकर खुद क्या खा रही हैं। सुषमा जी के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। जरूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठती हैं, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने मन में सोचा, शायद अब मेरी बहू को मुझसे दूरी अच्छी लगने लगी है। रात को सुषमा जी की नींद नहीं आई। उनका मन बार बार उस लाल डिब्बे की तरफ खींचता रहा। आखिर क्या हो सकता है उस डिब्बे में, वह सोचने लगी। मन से कहा, जाकर देखना चाहिए। आखिरकार उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह धीरे धीरे रसोई में गई। कांपते हाथों से उन्होंने उस लाल डिब्बे को उतारने की कोशिश की, लेकिन डिब्बा उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और जोर से आवाज़ आई, धड़ाम। सुधा और मोहन आवाज़ सुनकर दौड़े दौड़े रसोई में पहुँचे। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? सुधा ने पूछा। सुषमा जी ने छक पकाते हुए जवाब दिया। वह दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए शक्कर का डब्बा ढूंढ रही थी। सुधा ने जल्दी से सफाई करते हुए कहा, माँ जी, मुझे बोल दिया होता मैं निकाल देती। खैर, कल से मैं आपके कमरे में ही मिश्री रख दिया करूँगी। जब सुषमा जी ने ध्यान से उन बिखरे टुकड़ों को देखा तो पाया कि वह बस मीठे नमकीन बिस्कुट के टुकड़े हुए थे। सुधा ने उन टुकड़ों को जल्दी जल्दी समेट लिया, लेकिन सुषमा जी के मन में एक गहरी चोट लगी। वह सोचने लगी, कितनी गलतफहमी पाल रही थी मैंने। मेरी बहू तो मुझे साबुत बिस्कुट देती और खुद टूटे हुए टुकड़े खाती हैं। दूसरे दिन शाम को सुधा ने सुषमा जी को चाय और बिस्कुट लाकर दिए। इस बार सुषमा जी अपनी भावना को रोक न पाई और कहा, बहू, मेरे दांतों से बिस्कुट जल्दी नहीं टूटे, तुम मुझे वह टुकड़े दे दिया करो। सुषमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं माँ जी, वह तो जब भी कोई नया पैकेट खोलती हूँ कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आप देखती हैं घर में कोई भी आ सकता है, ऐसे में मैं खुद अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ ताकि कोई देखे नहीं। सुधा की बातें सुनकर सुषमा जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपने भीतर ही छोटी सोच को अपने आंसुओं के साथ बहने दिया और महसूस किया कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली सांस हैं जिन्हें सुधा जैसी बहू मिली हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार, कहानी बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। रसोई से आ रही आवाज़ से राधिका की नींद टूटी। उसने घड़ी की ओर देखा। अभी तो सुबह के 5 ही बजे थे। वह झुनझुनाते हुए बोली, पता नहीं ये मौसी को भी इतनी सुबह रसोई में क्या काम रहता है।
राधिका भी उठने के मूड में नहीं थी, इसलिए वह जानती थी कि अभी मौसी आवाज़ें देने लगेगी, इसलिए खींचते हुए उसे भी उठाना ही पड़ा। राधिका और राजेश की शादी को 3 साल हो गए थे। राधिका माँ बनने वाली थी, उसे 8वां महीना चल रहा था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए राजेश ने अपनी मौसी को विशेष आग्रह करके अपने यहाँ बुलाया था। राधिका की माँ लंदन में छोटे बेटे के पास रह रही थी। इतनी दूर से राधिका की देखभाल करने के लिए आ पाना उनके लिए संभव नहीं था, और उसके परिवार में ऐसा और कोई नहीं था जो ऐसे समय में उसकी देखभाल करता। राजेश की माँ की मौत तो तभी हो गई थी जब राजेश सिर्फ 10 साल का था। राजेश के पिता ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन खुद को पूरी तरह से अपने बिजनेस के काम में उलझा लिया। पर राजेश को तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने उसे अपनी साली संगीता के पास भेज दिया। मौसी व मौसा के सने और उनके बच्चों नेहा व प्रमोद के साथ खेलते हुए राजेश अपने सारे दुख भूल चुका था और उन्हीं के परिवार में हंसते खेलते बड़ा हो रहा था। अपनी पढ़ाई पूरी कर अपनी योग्यता के बल पर जब बड़ा ऑफिसर बन गया तो अपने पिता के पास वापस लौट आया। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, लेकिन 6 महीने भी नहीं बीते थे कि एक दिन अचानक एक सड़क दुर्घटना में राजेश के पिता का भी देहांत हो गया। तब भी मौसी और उनके परिवार ने ही आकर राजेश को संभाला और हिम्मत दी। राधिका से राजेश ने मौसी की रजामंदी से ही लव मैरिज की थी। राधिका एक सुलझे विचारों की लड़की थी, उसका स्वभाव भी अच्छा था। राजेश अपने आने वाली संतान को लेकर चिंतित था, इसलिए वह हर पल मौसी को अपने पास रखना चाहता था। मौसी का बेटा प्रमोद जोधपुर में था और बेटी नेहा कानपुर में ब्याही थी। अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अब वह अपने इस बेटे को वहां अपना सहयोग देने के लिए आ पहुंची थी। पर मौसी की वजह से राधिका आजकल बहुत परेशान रहने लगी थी। कुछ दिनों से दोपहर के समय जब वह सोती थी, रसोई से देसी घी और मेवे की खुशबू आती, लेकिन शाम को जब वह रसोई में जाकर देखती तो वहां किसी भी चीज़ का कोई नामो निशान तक नहीं होता था। राधिका संकोच के कारण मौसी से कुछ पूछ भी नहीं पाती थी। कभी कभी दोपहर को मौसी बाजार जाती थी, वह क्या लाती है, क्या रखती है, ना आज तक उन्होंने बताया ना राधिका ने पूछा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही है। इस बारे में उसने राजेश से बात करने की भी कोशिश की, पर राजेश मौसी को बहुत मानता था और उनके खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने भी राधिका की बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन राजेश के सामने ही वह मौसी से पूछ बैठी, मौसी, आज दोपहर को आप बाजार गई थी ना, आपने क्या खरीदारी की? इस पर मौसी ने जवाब दिया, नेहा के बच्चे के लिए कुछ सामान लेना था, वही लेने गई थी। और इस तरह उन्होंने बात को टाल दिया। उसी दिन से राधिका उनसे चिढ़ने लगी थी। एक दिन डॉक्टर के पास से वह लौटी तो देखा मौसी स्टोर रूम में थी। काम वाली ने बताया कोई आदमी आया था, लकड़ी की बात हो रही थी। ये सुनकर राधिका गुस्से से भर उठी। अब हमसे पूछे बिना घर के सामानों की खरीदारी भी शुरू कर दी गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस सब बातों से हो रहे तनाव की वजह से राधिका की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा था, लेकिन शक का कीड़ा उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब उसे मौसी का यहाँ रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वह किसी भी तरह मौसी को वापस जोधपुर उनके बेटे के पास भेज देना चाहती थी। अपनी इस योजना को साकार रूप देने के लिए सबसे पहले राधिका ने अपनी सहेली से कहकर एक आया का इंतजाम किया। अब वह मौके की तलाश में थी। संयोग से मौसी की बेटी नेहा का फोन आ गया। फोन राधिका ने ही उठाया था। नेहा ने बताया कि उसके पति राजीव काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। अगर माँ 15 दिन के लिए आ सके तो उसे बहुत सहारा हो जाएगा।
बस इतना सुनना था कि राधिका को तो जैसे मौका ही मिल गया हो। उसने इस मुद्दे को खूब बड़ा चढ़ाकर कहा कि हम अपने स्वार्थ के लिए मौसी को अभी अपने पास नहीं रख सकते। उनकी अपनी बेटी नेहा को उनकी ज़रूरत है हमसे ज़्यादा। इस तरह कई बातें उनसे कह डाली। इस तरह से एक तीर से दो शिकार हो गए। वह महान भी बन गई और उसकी समस्या भी सुलझ गई। मौसी के जाने के दूसरे दिन ही आया को घर में देख राजेश कुछ कुछ समझ गया था, लेकिन बोला कुछ नहीं। नियत समय पर राधिका ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। 4-5 दिनों में वह अस्पताल से घर भी आ गई। अब आया को रात में रुकना था, इसलिए राधिका ने उसे मौसी वाला कमरा साफ करने को कहा और वह खुद मौसी के कमरे के पास वाले कमरे में आ गई। अभी उसे और बच्ची को 1.25 महीने इसी कमरे में रहना था। इसके बाद दोनों की शुद्धि पूजा और बेटी का नामकरण होना था। ये सारे नियम मौसी समझा गई थी, इसलिए राजेश ने वैसा ही इंतजाम कर दिया था। अस्पताल से आकर राधिका लेटने ही जा रही थी कि राजेश ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, ये जाते वक्त मौसी ने दिया था। कहा था जिस दिन तुम अस्पताल से घर आ जाओ उसी दिन तुम्हें दूँ। इतना कहकर राजेश बाहर चला गया। राधिका ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, प्रिय बेटी राधिका, आज तुम माँ बन गई हो। बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। मुझे पोता हुआ या पोती जो भी हैं उसे ढेरों आशीष बेटी। मुझे माफ़ करना, तुम्हारी ज़रूरत के समय तुम्हारे साथ न रह पाई। मैं तो तुम्हारी शुद्धि पूजा के बाद ही जाना चाहती थी, लेकिन नेहा के लिए मुझे पहले ही जाना पड़ा। मेरे कमरे में तुम्हें वह हर चीज़ मिल जाएगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। बेटा, ये सारी चीज़ें तुम दोनों से छुपा कर रखनी पड़ी। कहते हैं बच्चे के जन्म से पहले कुछ भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने नेहा के बच्चे के नाम से ही ये सारी चीज़ें जुटा ली थी। तुम्हारे लिए लड्डू और बहुत सारी ताकत वाली चीज़ें मैंने पहले ही बनाकर रख दी। उस समय डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा घी तेल की चीज़ें खाने से मना किया था, इसलिए तुम्हें चखा भी नहीं पाई। हाँ, पूजा वाले दिन के लिए बच्चे का पालना उसके लिए दादी की आराम की कुर्सी की लकड़ी से बनाकर स्टोर रूम में रखवा दिया है। उसे उसी पालने में डालना। दादाजी का आशीर्वाद भी तो ज़रूरी है। वैसे मैंने राजेश को सब बता दिया है कि कैसे क्या करना है। जाना ज़रूरी है, इसलिए जा रही हूँ। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हारी मौसी अलका। पत्र समाप्त हो चुका था। आया उसके सिर के पास मौसी का बनाया हुआ खाना खाने का ढेर सारा सामान लिए खड़ी थी। पत्र पढ़कर जनवरी की इस ठंड में भी राधिका पसीने से लथपथ हो गई थी। वह सोचने लगी, उफ, कितने छोटे मन की थी। मैं बेवजह ही मौसी पर शक करती रही। जो मौसी रात दिन मेरे और मेरे बच्चे के लिए सोचती रही, उन्हें ही घर से भगाने के लिए मैं हरदम परेशान रही। तभी राजेश मोबाइल लिए हुए अंदर आया। मौसी का फ़ोन था। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, पर राधिका के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अंत में उसने सिर्फ इतना ही कहा, मौसी, जब तक आप नहीं आएगी आपकी पोती का नामकरण नहीं हो जाएगा। आपको मेरी कसम है, जो आपने आने से मना किया। इस पर मौसी ने हंसकर कहा, अरे मैं तो ऐसे ही आ जाती, इसमें कसम देने की क्या ज़रूरत है बेटा। और अब तो नेहा ठीक हो गई हैं तो मैं बड़े आराम से आ सकती हूँ। राधिका की बात सुनकर राजेश हैरान रह गया। राजेश की हैरानी में छोड़ राधिका सोच रही थी, तन से और नियम से तो वह 1.25 महीने बाद शुद्धि होगी, लेकिन उसकी आत्मा और मन का शुद्धिकरण तो आज हो गया। आया के हाथ से मौसी की बनाई सुंदर सी नरम रजाई लेकर उसने अपनी बिटिया को उड़ा दी और अब वह बेसब्री से मौसी के आने का इंतज़ार करने लगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में।